नमस्कार, मैं सजाब सर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो हम लोग बोर्ड रैंकर नाम से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। यहाँ पर आज की क्लास में आपको पता है फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जो भी आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फर्स्ट लेक्चर में जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके आगे जो भी होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आपको आज की टॉपिक जो होगा वो यहाँ पर देख सकते हो आप। आज की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज आपको याद रखना है कि ये दो चीजें आपको पढ़नी है और इन दोनों टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बोर्ड एग्जाम के में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को कैसे आसान बनाया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको मैं पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल तीन पोजीशन पर हम लोग निकालते हैं। हमने आपको बताया था पहला एक्सियल पोजीशन। फर्स्ट आपको बताया था एट एक्सियल पोजीशन। कहां बताया था? एट एक्सियल पोजीशन। ये पहला बताया था मैं, एट एक्सियल पोजीशन। दूसरा था आपका एट इक्वेटोरियल पोजीशन और तीसरा था एट एनी पॉइंट। ये तीन जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। यहाँ पे कैसे हम लोग इसका, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डेरिवेशन कैसे करना है ये चीज आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले पहला डेरिवेशन की बात करता हूँ, एट एक्सियल पोजीशन। इसके डेरिवेशन की बात हम लोग करते हैं, बाकी हम लोग इसके बाद देख लेंगे। तो सबसे पहले एट एक्सियल पोजीशन, तो आपको पता है कि पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहां से इसके सेंटर से ये मान लो सेंटर है, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। अब आपको पता है ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया और इसे पी पॉइंट ले लिया, या इसे कुछ भी पॉइंट ले सकते हो लेकिन अभी मैंने पी लिया। अब आपको पता है कि जिस पॉइंट पर निकालना है उसके चारों ओर ये देखते हैं कि कितने चार्ज प्रेजेंट है। एक बात बताओ, पी पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर निकालना है तो चार्ज कितने प्रेजेंट है? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो चार्ज प्रेजेंट है। तो आपको पता है जितने चार्ज होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। यहां पर अगर बात किया जाए तो अगर हम V टोटल की बात करें तो आपको पता है VA प्लस VB, ये फार्मूला होता है। अब VA की वैल्यू हमने रखा, VA की वैल्यू आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है, अगर Q चार्ज है R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो KQ बाई R होता है। ये फार्मूला होता है, यहाँ पर रख दिया। पहला प्लस Q है तो K प्लस Q बाई R। R कितना है? A से लेके P तक, तो हमने लिख दिया AP प्लस K माइनस Q बाई R। R कितना है? BP, तो लिख दिया मैंने BP। ये फार्मूला आपको दिख रहा है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, V टोटल निकल जाएगा। यहां से जो कॉमन है उसको कॉमन कर लिया तो KQ कॉमन हो गया और सिर्फ बचा अपने पास 1 बाई, और ध्यान से देखो यहां से यहां तक R है और ये टोटल जो होता है 12, तो इसका आधा हो जाएगा L, तो टोटल डिस्टेंस हो गया R प्लस L। AP बराबर R प्लस L माइनस 1 बाई BP बराबर R माइनस L। ये फार्मूला आपका आ गया। अब इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेके अगर सॉल्व किया तो के क्यू, और एलसीएम लिया हमने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एलसीएम हो गया क्योंकि आर प्लस एल आर माइनस एल दोनों मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर प्लस एल से आर प्लस एल कटेगा, सिर्फ बचेगा आर माइनस एल, यहाँ पर लिख दिया
माइनस यहाँ पर r माइनस एल से r माइनस एल कटा, बचा r प्लस एल माइनस r माइनस एल, ये फार्मूला ये यहाँ पर दिखा आपको, r से r कट गया। अब यहाँ क्या बचा अगर देखा जाए तो के क्यू इंटू 2r 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बचा मेरे पास। अब ध्यान से देखो Q इंटू 2l P होता है, यहाँ पर रख दिया। हमारा फार्मूला क्या आया, फार्मूला आया V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको पता है L बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर इग्नोर कर देंगे, सिर्फ बचेगा V इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग ध्यान से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये एक्सियल पोजीशन हो गया। अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और उसको भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का आप लोग चाहो तो हेडिंग डाल लो, क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्स इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इसके बारे में अपने को बात करनी है। यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन में जैसे मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको पता है 12 डिस्टेंस लिया। इसके सेंटर सी से एक पॉइंट P है, यहाँ पर सेंटर सी से ये एक्सिस है, मान लो इस पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये L है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने ये डिस्टेंस देखा कितना हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस देखा हमने तो वो क्या आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताओ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो लिख दिया मैंने V टोटल बराबर V, ये इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, तो V टोटल बराबर V टोटल इज इक्वल टू VA प्लस VB। अब ध्यान से देखो VA क्या आया, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये दोनों सेम है, बस एक प्लस है और एक माइनस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया आपका 0। ये यहाँ पर एट इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी बात हमने यहाँ पर की, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, जो कि आपको समझ आना चाहिए। जो भी डाउट हो आप चाहो तो पूछ सकते हो। ये दो हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। अब लास्ट जो डेरिवेशन बचता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में है, वो है एट एनी पोजीशन। ये चीज समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इस टॉपिक में सबसे ज्यादा, तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन होता है। तो मैंने लिख दिया एट एनी पोजीशन। तीसरा है एट एनी पोजीशन। अगर हम एट एनी पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले हमें, ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, आपको ध्यान देना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये। तो डेरिवेशन को आपको समझना है, डेरिवेशन कैसे आपको सीखना है, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये चीज आपको समझना होगा। क्या है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन, यहां पर दिख रहा है आपको एट एनी पोजीशन, आपको एट एनी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू से, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों को हमने मिलाया। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 12 डिस्टेंस है। आपको पता है इसके सेंटर में एक पॉइंट लेना है, मान लो सेंटर सी ले लिया। यहां पर अगर इस एक्सिस में ले लें तो वो एक्सियल पोजीशन, इस एक्सिस में ले लें अगर परपेंडिकुलर लाइन में तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन अपने को लेना है, अपने को यहां पर एट एनी पॉइंट, तो यहां एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर हम लोग एक पॉइंट ले लिए P, यहां पर अपने एक पॉइंट P ले लिया, जहां पर अपने को यहां से यहां तक हमेशा हम लोग डिस्टेंस R लेकर चलते हैं। तो ये P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझना होगा कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्या है ये, कि अगर हमने एक डाइपोल लिया और इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले हमने यहां पर r डिस्टेंस लिया और इस पर एक एक्सिस को आगे बढ़ाकर एक नॉर्मल डाल दिया, सिंपल नॉर्मल हमने डाला, यहां पर नॉर्मल डाल दिया। अब आपको पता है कि अगर ये r है तो ये दूरी जो होगी, अगर हम ये दूरी निकालें, देखो ये एंगल थीटा हमने ले लिया, तो आपको पता है ये r है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा r साइन थीटा, और ये वाला यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी r cos थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो मैं ये भी बता देता हूं। जैसे अगर मान लो इसे A पॉइंट माना, इसे B पॉइंट माना, इसे B पॉइंट माना, इसे PQ मान लिया, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका PQ बाई, ये C है तो CQ। तो आपको पता है PQ अपने को निकालना होगा, तो PQ बराबर CQ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो CQ क्या है, कुछ गलती है, हाँ, PQ साइन थीटा इक्वल टू PQ बाई CP, PQ बाई CP। तो आपको पता है ये CP की वैल्यू R है, तो R साइन थीटा, जो कि हमने PQ की वैल्यू R साइन थीटा लिखा है। वैसे ही हम लोग R cos थीटा निकाल सकते हैं। तो R साइन थीटा और R cos थीटा आपको यहां से समझ में आना चाहिए। क्योंकि अपने को ये डेरिवेशन सीखना है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना होगा क्या कहता है ये। अब यहां ध्यान से देखा जाए तो आपको एक चीज दिख रहा है कि ये r साइन थीटा है, ये r cos थीटा है, और अपने को कौन से डिस्टेंस की जरूरत है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी निकालना होता है तो उसके चारों ओर देखते हैं कितने चार्ज है। तो बताओ इसके पॉइंट के चारों ओर कितने चार्ज है, अपने पास तो सिर्फ दो ही चार्ज दिख रहा है, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये। तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो दो ही आएगा, वो क्या होगा, V टोटल इज इक्वल टू VA प्लस VB, दो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अब तुरंत हमने फार्मूला लिखा, आपको पता है VA की वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई AP प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाई BP। ये चीज अपने को समझना होगा। तो एक चीज क्लियर होती है, AP और BP की वैल्यू अगर निकल जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा, KQ कॉमन किया और अपने को आया 1/AP माइनस 1/BP। तो मतलब 1/AP निकाल लूं और 1/BP निकाल लूं तो हमारा आपका यहाँ पर डेरिवेशन हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि ये AP जो है वो है, ये AP जो है उसको हमने R1 मान लिया, और जो BP है उसको हमने R2 मान लिया। हमने AP और BP को R1 और R2 मान लिया और यहां पर रख दिया, तो आपका फार्मूला आया
यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो क्या आया कि V टोटल इज इक्वल टू KQ 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 1/R1 निकालते हैं। तो आपको पता है कि R1 अगर निकालना है, इसे R1 निकालना है तो अपने ट्रायंगल लेंगे APQ, क्योंकि एक ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिससे हमारा R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख दिया फॉर 1/R1, फॉर 1/R1 अगर हमने देखा तो आपको पता है इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ आपको पता है यहाँ पर फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब आपको पता है AP स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर इज इक्वल टू AQ कितना है। अगर A से लेके Q तक की दूरी देखें तो देखो ये R cos थीटा और ये L है, तो हमने लिख दिया R cos थीटा प्लस L का होल स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू क्या है, PQ का R sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो आपका R1 स्क्वायर आ गया, R1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमने एक्सपेंड किया तो R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो R स्क्वायर cos का थीटा, R स्क्वायर साइन का थीटा, R स्क्वायर आया तो आपका फार्मूला आ गया R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। ये R1 स्क्वायर आया, ये आया R1 स्क्वायर। अब मैंने यहां पर क्या किया, अब मैंने यहां पर क्या किया कि इसको L स्क्वायर बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को हटा दिया मैंने। L स्क्वायर को जैसे ही मैंने हटाया तो यहां पर क्योंकि L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। कब, जब हमारा L इज टू स्मॉल, ध्यान रखिएगा L इज टू स्मॉल है तो इसको हमने हटा दिया, यहां से L बहुत छोटा है तो हमने इसको हटा दिया। अब यहां पर ये अगर आ गया तो अब इसको अपने को R1 स्क्वायर से मतलब नहीं है, अपने को 1/R1 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा, अब इसको चाहो तो मिटा सकता हूं क्योंकि ये चीज आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लो और इसको मैं मिटाता हूं, ध्यान से देखिए। अब यहां पर जो है R1 स्क्वायर बराबर है क्या, R स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको हमने यहां से R स्क्वायर कॉमन किया, जब R स्क्वायर कॉमन किया तो यहां पर बचा 1 प्लस यहां पर बचा R स्क्वायर, जब कॉमन किया तो यहां बचा 12/R cos थीटा। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया तो 1/R1 स्क्वायर बराबर 1/R स्क्वायर 1 प्लस 12/R cos थीटा। अब इसको हम ऊपर R1 स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट करना पड़ेगा, जब रूट करेंगे तो आपका आएगा 1/R1 बराबर 1/R, और इसको ऊपर ले गए तो बचा क्या 1 प्लस 12/R cos थीटा का पावर -1/2। ध्यान से देखिए क्योंकि नीचे तो रूट में प्लस आएगा तो प्लस ऊपर जाएगा तो -1/2। अब देखो ये L बहुत छोटा है तो ये पूरा बहुत छोटा होगा, पूरा बहुत छोटा होगा तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस nx। ये होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ये होता है तो इसको उठा के रखा तो आपका आया क्या वैल्यू 1/R1 बराबर 1/R 1 माइनस L cos थीटा बाई R। ध्यान से देखो 1/R1 की वैल्यू ये आया। सिमिलरली 1/R2 की वैल्यू आया 1/R 1 प्लस L cos थीटा बाई R। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देंगे 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू। ध्यान से देखा जाए
तो दोनों वैल्यू उठा के एक तो 1 माइनस एल कॉस थीटा अपन आर है, एक 1 प्लस एल कॉस थीटा अपन आर है, तो 1 से 1 कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, v टोटल इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। v टोटल बराबर के क्यू, और यहां बचा, यहां एल कॉस थीटा बाई आर है, तो हो जाएगा 2l कॉस थीटा बाई आर। ध्यान से देखो, 2ql हो जाएगा p, तो आ गया v टोटल बराबर के पी कॉस थीटा बाई आर। ध्यान से देखो, ये हमारा डेरिवेशन हुआ। कैसे हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेशन सीखा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये डेरिवेशन है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन, जो कि मैंने यहाँ पर डेरिवेशन किया है। आपको ये डेरिवेशन सीखना है तो धीरे धीरे आपको इस पूरे वीडियो को एकदम स्लो करके देखना होगा। बाद में आप स्लो करके देख सकते हैं और इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। इसको चाहूं तो मैं अलग से भी डेरिवेशन इसका करके दिखा सकता हूं, लेकिन अभी अभी के लिए इतना डेरिवेशन आपको समझना है। बताओ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। अब अगर आगे बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो एक बार मैं इसको रिकैप करके दिखाता हूं कैसे अपने को करना है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, इसके ठीक बीचों बीच से एक p पॉइंट लिया r डिस्टेंस पर। तो आपको पता है कि ये दूरी और ये दूरी की जरूरत है, ये r1 ले लिया था, ये r2 ले लिया था। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला v टोटल बराबर va प्लस vb, v टोटल इक्वल टू va प्लस vp। अब मैंने va की वैल्यू लिखा के क्यू बाई ap। ध्यान से देखो, ये a है, ये b है, b है, तो आपको पता है a की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p पर, तो ap डिस्टेंस है, तो के क्यू बाई ap, तो लिख दिया मैंने के क्यू बाई ap, और प्लस के माइनस क्यू बाई ap, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आपको पता है एपी और बीपी को हमने R1 और R2 लिया है, यहां पर रख दिया V टोटल बराबर के क्यू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये ले लिया हमने 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब फॉर 1 बाई R1, अगर हम 1 बाई R1 निकालना चाहते हैं तो हमने ट्राइंगल APQ लिया, जो कि हमने वहां पर दिखाया था कि यहां पर एक नॉर्मल डाला गया। नॉर्मल ये ए है, पी है, और इसे क्यू माना, तो ए पी क्यू ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमने लिखा हाइपोटेनस स्क्वायर ए पी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद मैंने AP को R1 माना था, तो R1 लिख लिया R1 स्क्वायर, और आपको पता है AQ यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये डिस्टेंस जो है वो R cos थीटा है, और ये डिस्टेंस L है, तो R cos थीटा प्लस L का होल स्क्वायर, ये लिख लिया R cos थीटा प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंड किया तो हमने देखा, इसको जब a प्लस बी का होल स्क्वायर के तोड़ा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा दिख रहा है। ये को किस फार्मूले से, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। अब प्लस प्लस अगर देखा जाए तो यहां पर बचा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से आर स्क्वायर अगर कॉमन किया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने उसको 1 कर दिया, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा, तो लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा। अब हमने R1 स्क्वायर बराबर, अब आपको पता है एल बहुत छोटा होता है तो एल स्क्वायर और छोटा होता है, तो आपको एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ बचा क्या R1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा। अब इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन किया हमने, जब आर स्क्वायर कॉमन किया तो यहां पर आ गया 1 प्लस 12 बाई आर कॉस थीटा। अब एक चीज पता है, अपने को R1 स्क्वायर से मतलब नहीं है, अपने को 1 बाई R1 से मतलब है, तो सबसे पहले 1 बाई R1 स्क्वायर करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 बाई R1 स्क्वायर, जैसे ही हमने इसको उल्टा किया तो ये भी नीचे चला गया, ये नीचे आ गया, आर स्क्वायर 1 प्लस 12 बाई आर कॉस थीटा। अब हमको पता है कि 1 बाई R1 स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को,
अपने को चाहिए 1/r1, तो इसको दोनों तरफ रूट कर दिया। जैसे ही दोनों तरफ रूट किया तो आपको पता है 1/r1 बराबर 1/r, और इसको हमने रूट किया तो पावर 1/2 हुआ। लेकिन नीचे पावर 1/2 है, इसको ऊपर किया हमने तो आ गया पावर -1/2, और -1/2 जैसे ही हमने लिया -1/2, ये आया आपका 1/r1 बराबर ये। अब आपको पता है ये 12 cos थीटा है। अब हमने क्या किया कि तुरंत बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाया। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 1 + x का पावर n बराबर 1 + nx, तो हमने लिख दिया बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, यहाँ पर एक्सप्लेन किया। जैसे ही एक्सपेंड किया तो यहाँ पर -1/2 -1 ये प्लस था, -1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आ गया 1/r 1 - L cos थीटा बाई आर आ गया आपका, 1 - L cos थीटा बाई आर आया। अब आपको पता है 1/r1 की वैल्यू ये आई, और 1/r2 की वैल्यू सिमिलरली हमने निकाला तो 1/r1 + L cos थीटा बाई आर आ गया। अब ये 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू यहाँ उठा के रखा। जैसे ही हमने रखा तो आपको पता है कि 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया क्योंकि बीच में माइनस है तो कट गया, और ये वाला जो है ये दोनों माइनस माइनस दोनों जुड़ गया, 12 cos थीटा बाई आर, यहाँ पर रख दिया KQ 12 cos थीटा बाई आर। अब आपको पता है Q × 12 P होता है, तो KP cos थीटा बाई आर, ये V टोटल आ गया आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में V टोटल को हमने यहाँ पर डिराइव किया, जो कि आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 बार इसको रिवाइज किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी रहे। तो ये चीज होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार मैं फार्मूला लिखता हूं। आपको पता है मैंने बोला कि एट एनी पॉइंट V = KP cos थीटा अपॉन R। अब हम ये चाहते हैं कि एक्सियल में बात करें, एट एक्सियल, तो ध्यान से देखो ये था हमारा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसके सेंटर से किसी एक्सिस थीटा एंगल पर पी पॉइंट पर अपने को आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, तो ये फार्मूला आया। अब हम चाहते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो आपको पता है जब ये एक्सिस यहाँ पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमने लिख दिया थीटा बराबर 0। जैसे ही थीटा 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो V एक्सियल आया आपका, V एक्सियल बराबर KP बाई आर, सॉरी ये आर स्क्वायर था, KP बाई आर स्क्वायर। ये क्या फार्मूला नहीं आया था क्या? आप डायरेक्ट यहाँ रख के निकाल सकते हैं। और अगर एट इक्वेटोरियल की बात करें, एट इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल, अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो आपको पता है कि ये वाला एक्सिस 90 डिग्री पर आ गया, तो थीटा की वैल्यू 90 रख दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर 90 रखा तो आपको पता है cos 90 0 होता है, तो ये पूरा V टोटल क्या आ गया 0 आ गया एट इक्वेटोरियल। क्या यही मैंने डिराइव नहीं किया था क्या? ये फार्मूला कैसे आया, ये बात क्लियर हुई होगी आपको। कैसे हम लोगों को देखना है, कैसे अपने को समझना है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पर कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि हमने आपको बताया था कि आज 2 टॉपिक अपने को पढ़ना है। पहला तो आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है कि वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, पोटेंशियल सेम हो।
क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, वो सरफेस कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अब आप कहोगे कि कहां पोटेंशियल सेम होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, आपसे बोला मैं यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से r दूर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। मैं कहा कि यहां पर नहीं निकालना अपने को, यहां पर r दूरी पर निकालना है, तो बताओ क्या होगा, यहां पर भी अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। अब हमने कहा कि यहां नहीं, यहां निकालना है, तो यहां पर क्या आएगा, के क्यू बाई आर। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो एक लोकस लोकस जो बना वो कैसा लोकस बना, वो सर्कुलर बना। अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ, हर पॉइंट पर v की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई, तो हर पॉइंट पर v की वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, हर पॉइंट पर के क्यू बाई आर होगा, तो हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो ये जो लोकस हुआ, ये जो लोकस बना, वही लोकस कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब भी बात करेगा, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज अपने को क्लियर होना चाहिए, वो लोकस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, वो लोकस क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना, स्फेरिकल बना, क्योंकि एक चार्ज के चारों ओर अगर हम एक स्फेयर बना दें, तो और चार्ज को हम किसी से स्फेयर के सेंटर में रख दें, तो वो पूरा लोकस क्या कहलाता है, पूरा लोकस हमारा यहां पर कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो याद रखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, the locus of all point in a medium at which electric potential remains same is called equipotential surface। जैसा कि आपने देखा कि एक चार्ज के चारों ओर एक स्फीयर बनाया, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हुआ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ, इसको पहले समझने के लिए अपने को ध्यान देना होगा। हमने दो पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। मैंने कहा कि एक चार्ज है, मान लो कोई भी चार्ज, मान लो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज A से B पर आना चाहता है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो अगर Q1 चार्ज A से B पर आ रहा है, तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आपको पता है VB माइनस VA बराबर इंटू Q बराबर Q1, यहाँ पर Q1 है, बराबर वर्क डन। अब बताओ VB क्या है, के क्यू बाई आर, VA क्या है, के क्यू बाई आर। अब क्या ये दोनों के बीच माइनस है, Q1 बराबर W, तो अब क्या ये जीरो नहीं हुआ, तो ये जीरो आ गया, तो वर्क डन क्या आ गया, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, तो वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि कैसे हमारा अगर एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं कोई वर्क डन नहीं होता। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में पहली प्रॉपर्टी जो है हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का बता दिया। अब अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, ये बात याद रखना है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इंटरसेक्ट नहीं होगा। मान लो एक चार्ज यहाँ है प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। अब आप कहोगे कि क्या दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक बात समझो कि जब यहां पर हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये न तो इसका इक्विपोटेंशियल बचेगा, न तो इसका इक्विपोटेंशियल बचेगा, इन दोनों को मिला के जो एक पोटेंशियल आएगा वो आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो इक्विपोटेंशियल बचा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। Direction of electric field lines of force of direction of electric field is always
नॉर्मल टू द एलिमेंट डीएल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ई परपेंडिकुलर टू डीएल। मतलब एक बात समझ में आता है कि अगर एक चार्ज लिया Q, इसके चारों ओर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो आपको पता है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरली होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट, inside a hollow charge spherical conductor the potential is constant, this can be treated as equipotential volume, no work is required to move a charge from the center of surface। जैसा कि आपको याद होगा कि स्फेरिकल कंडक्टर हम लोगों ने लिया, स्फेरिकल कंडक्टर लिया, यहां पर रेतिन सांगवान, हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो बेटा। अब यहां पर अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे कि एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर था। हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर में आपने देखा था कि हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर में अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो वो क्या आया था, जीरो आया था। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ एक सरफेस बचेगा क्या जहां पर कोई पोटेंशियल कांस्टेंट है? पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। ये किसकी तरह बिहेव करता है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम की तरह बिहेव करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कहां से आया, ये V कांस्टेंट कैसे आया? तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, V इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब आपको पता है कि अगर E की वैल्यू जीरो भी रख दो तो आप, ये तो प्लस कांस्टेंट भी आता है, अब E की वैल्यू जीरो रखो तो V बराबर ये जीरो हुआ प्लस कांस्टेंट, मतलब V की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट। आपको मैंने बताया कि इसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लोग कांस्टेंट समझते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी हो गया जो कि मैंने आपको क्लियर किया। द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एनेबल अस टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे निकलता है, यहां पर ध्यान से देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज, अगर पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज है तो इस तरीके से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो सप्रेस होता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है अगर डाइपोल है तो, अगर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड ऑन, पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा एंगल, तीसरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ऑल ऑफ द एबव। अब बताओ किस बात पर डिपेंड करता है, बिल्कुल हर पॉइंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि के पी कॉस थीटा अपन आर, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। आपको इतना इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा जीरो सी। ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में, और आगे कैपेसिटर हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। इस सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। concurrent